Hello, students. This is Rajiv Kharbanda, and I welcome you all to another exciting session of logical reasoning. The topic which we are going to learn today is known by the name of syllogisms. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये समझते हैं कि ये सिलोजिज्म्स आखिर है किस बला का नाम, होता क्या है ये सिलोजिज्म्स। देखिए, नॉर्मली सिलोजिज्म्स में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, और जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है ना, उन पे शक नहीं करते। यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट्स में शक नहीं करना, स्टेटमेंट में लिखा है तो एकदम सही है। और उन स्टेटमेंट्स को सही मानते हुए कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं। सम कंक्लूजन्स आर गिवन। तो करना क्या है हमें? स्टेटमेंट्स को सही मानते हुए हमें यह चेक करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन्स लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं हम। Which conclusions can be logically derived assuming the statements to be correct? नॉर्मली स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं 2 to 4, नॉर्मली कंक्लूजन्स होते हैं 2 to 4। 2 से 4 स्टेटमेंट दी होंगी, 2 से 4 कंक्लूजन दिए होंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन डायरेक्टली स्टेटमेंट से लॉजिकली डिराइव होते हैं। लॉजिकली यहीं से तो एलआर बना। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको। सिलोजिज्म्स के बहुत सारे रूल्स हैं। ऑब्वियसली सिलोजिज्म्स में वी विल लर्न अबाउट वैरायटी ऑफ रूल्स एंड नंबर ऑफ रूल्स, जिसके ऊपर हमारी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स बेस्ड है। वो रूल्स मैं अलग से एक जगह पे आप लोगों के लिए कंसोलिडेट करता हूं। मीनवाइल एक एग्जांपल करते हैं। लेट अस से मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज ऑल टाइगर्स आर कैट्स। स्टेटमेंट नंबर 2 मैं आपको देता हूं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब देखो, पहले स्टेटमेंट में लिखा है सभी टाइगर्स कैट्स हैं ना। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, मगर सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि अगर स्टेटमेंट लिखा है तो वो करेक्ट है। स्टेटमेंट में दे दिया तो ये सही है। आज से सारे टाइगर्स कैट्स ही कहलाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में लिख दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सारे के सारे कैट्स डॉग्स ही कहलाएंगे। ऑलराइट, अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम एकदम सही मानेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में लिख दिया गया। इन स्टेटमेंट को सही मानते हुए अब मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स देता हूं। पहला कंक्लूजन मैंने इन दोनों स्टेटमेंट से ये डिराइव किया कि ऑल डॉग्स आर कैट्स। दूसरा कंक्लूजन मैंने ये डिराइव किया ऑल कैट्स आर टाइगर्स। तीसरा कंक्लूजन मैं ये डिराइव करता हूं ऑल टाइगर्स आर डॉग्स। एंड चौथा कंक्लूजन मैं ये डिराइव करता हूं ऑल डॉग्स आर टाइगर्स। So this is how your question on syllogs, a typical question on syllogisms looks like. नॉर्मली आपको यहां पे मैंने 2 स्टेटमेंट्स दे दी और 4 कंक्लूजन्स दे दिए। ऑप्शंस में ये लिखा होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। बी में लिखा होगा ओनली 2 इज ट्रू। सी में लिखा होगा C1 एंड C2 आर ट्रू, C3 आर ट्रू, C4 इज ट्रू, समथिंग लाइक ऐसे ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको बच्चे मुझे ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट को सही मानते हुए कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली डिराइव होता है। नाउ हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेज से आपको अलग अलग मेथड्स देखने को मिलेंगे, बट द मोस्ट इफेक्टिव एंड द फास्टेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 11th बुक एनसीईआरटी
सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स में पढ़ा है। और जिन लोगों को वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है बच्चे, आई हैव अपलोडेड a separate video on the concept of Venn diagrams. Please go through that. आपको समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम होता क्या है। इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वेन डायग्राम कैसे यूज करेंगे, तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं रूल्स की। लेट अस गिव इट ए हेडिंग, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म्स। देखिए, अब ये सिलोजिज्म्स है ना, कुछ लोग इसको सिलोजिज्म्स बोलते हैं, कुछ लोग साइलोजिज्म्स बोलते हैं, कुछ लोग सिलोग्स बोलते हैं। बट एज शेक्सपियर हैज सेड, व्हाट्स इन द नेम, क्या रखा है, जो मर्जी दे दो, रूल्स पढ़ो आप। रूल नंबर 1, जब भी आपको ओल दिया होगा ना, आपके लिए इस ओल का मतलब होगा इनसाइड। आप इस ओल को इनसाइड पढ़ेंगे। ये है आपका पहला रूल। कैसे अप्लाई करें इस रूल को इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। द स्टेटमेंट सेज ऑल टाइगर्स आर कैट्स। मैंने बोला कि ओल को आप क्या पढ़ेंगे, ओल को आप पढ़ेंगे इनसाइड। तो जहां पर भी ऑल दिखता है, रिप्लेस इट बाय इनसाइड। तो मैं क्या कहता हूं, ऑल टाइगर्स आर इनसाइड कैट्स। यानी कि अगर ये वाला वेन डायग्राम कैट्स को रिप्रेजेंट करता है, सो ऑल टाइगर्स आर इनसाइड इट। ये टाइगर कैट वाले सर्कल के अंदर हो गया। ये मैंने पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाया। सेम लॉजिक सेकंड स्टेटमेंट पे लगाते हैं। व्हाट डज इट से, ऑल कैट्स आर डॉग्स। मैं इसे क्या पढ़ूंगा, ऑल कैट्स आर इनसाइड डॉग्स। अगर ये डॉग्स है तो इसके अंदर कैट्स है। ठीक, पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम, सेकंड स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब मेरा अगला टारगेट है इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का कॉम्बो वेन डायग्राम बनाना है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स किसी तरीके से कंबाइन हो सकती हैं, क्या ये दोनों वेन डायग्राम किसी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, हमें ये सोचना है। यहां पर थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा। कैसे यूज करें, एक स्टेटमेंट कहती है कि टाइगर्स कैट्स के अंदर, दूसरा कहता है कि कैट्स डॉग्स के अंदर। यानी कि टाइगर कैट के अंदर और कैट डॉग के अंदर। इजंट इट। ये हो गया बच्चे इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हुए एक कॉमन वेन डायग्राम। और यही आपकी हर समस्या का समाधान है। अब ये चारों कंक्लूजन्स में से जो कंक्लूजन इस वेन डायग्राम को सही बोलता है या इससे डिराइव होता है, वही कंक्लूजन को हम सही बोलेंगे। पहला कंक्लूजन कहता है ऑल डॉग्स आर कैट्स। क्या सारे डॉग्स कैट्स के इनसाइड हैं? क्या डी वाला वेन डायग्राम सी वाले वेन डायग्राम के अंदर है? डी वाला वेन डायग्राम सी वाले वेन डायग्राम के अंदर नहीं, बाहर है। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड देखो, क्या सी वाला वेन डायग्राम टी के अंदर है? सी टी के अंदर नहीं, बाहर है। ये भी गलत हो गया। क्या सारा टी डी के अंदर है? टी वाला सर्कल डी वाले सर्कल के अंदर है। ये एकदम सही। क्या डी वाला सर्कल टी के अंदर है? डी वाला सर्कल टी से बाहर है। तो ये भी गलत हो गया। तो इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं कहूंगा ओनली कंक्लूजन नंबर 3 इज करेक्ट, रेस्ट ऑल कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेन डायग्राम। 100% एक्यूरेट है और बहुत फास्ट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे सिलोक्स करने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट वेन डायग्राम, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड। क्या किया, पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बनाया, सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम बनाया, फिर उन दोनों को मैंने कंबाइन किया और फिर उस कंबाइंड वेन डायग्राम से मैंने ये चेक किया कि कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट हैं और कौन कौन से इनकरेक्ट है। एज सिंपल एज इट साउंड्स। यहां पे हम लोगों ने एक रूल सीखा
एंड दैट रूल सेज कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में ऑल दिखे आप उसे पढ़ेंगे इनसाइड। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बस लॉजिक समझते रहो। चलो एक एग्जांपल और करते हैं फिर। लेट अस कॉल इट एग्जांपल नंबर 2। For my examples, I will keep two statements and four conclusions. पहला स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, लेट अस से नो कैट्स आर रैट्स। सेकंड स्टेटमेंट मैं देता हूं, नो रैट्स आर डॉग्स। ऑल राइट, दो स्टेटमेंट्स हो गई। अब इन पर बेस्ड मैं आपको चार कंक्लूजन्स देता हूं। पहला कंक्लूजन कहता है नो रैट्स आर कैट्स। सेकंड कंक्लूजन कहता है नो डॉग्स आर रैट्स। थर्ड कंक्लूजन कहता है नो कैट्स आर डॉग्स। And fourth conclusion says no dogs are cats. So we have four conclusions here. फिर से हमारा वही काम है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मानते हुए कौन सा कंक्लूजन सही और कौन सा गलत। द नेम ऑफ मेथड इज वेन डायग्राम। चलो पहले कंक्लूजन, पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये कहता है कि कोई भी कैट रैट नहीं है। तो रूल्स में एक और एडिशन किया जाए। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी आपको स्टेटमेंट में नो दिख जाए, नो का मतलब हम समझेंगे कि टच नहीं करने का। जैसे हमने समझा ऑल का मतलब इनसाइड है, वैसे ही हम समझेंगे कि नो का मतलब नो टचिंग, टच नहीं करने का। नो मीन्स नो। तो इसी को अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नो कैट्स आर रैट्स, यानी कि कैट रैट को टच नहीं करने का। ये है कैट, ये है रैट। ये बन गई आपकी पहली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? नो रैट्स आर डॉग्स, यानी कि रैट्स डॉग्स को टच नहीं करेंगे। ये लीजिए, ये बन गया आपका सेकंड स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, हमें इन दोनों को कंबाइन करते हुए एक कॉम्बो वेन डायग्राम बनाना है। कंबाइंड वेन डायग्राम कह लो या कॉम्बो वेन डायग्राम कह लो, बट यहां पर कंबाइन करना एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है। इसको बहुत ध्यान से समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन नाउ। फर्स्ट स्टेटमेंट गिव्स मी द लिंक बिटवीन कैट एंड रैट, इजंट इट? कैट एंड रैट के बीच में एक लिंक दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट गिव्स मी द रिलेशनशिप बिटवीन द रैट एंड डॉग, यानी कि रैट एंड डॉग के बीच में रिलेशन दिया है। बट व्हेन आई कंबाइन दिस टू, कैट एंड डॉग का रिलेशन देना भूल गए। दिस रिलेशन इज एक्चुअली मिसिंग इन द स्टेटमेंट्स। तो जब ये रिलेशन मिसिंग है ना, तो व्हाट आई वुड डू, आई वुड मेक ऑल द केसेस। दैट मीन्स आई विल चेक, कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। रिपीट करता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट गिव्स मी द रिलेशनशिप बिटवीन कैट एंड रैट। कोई भी कैट रैट को टच नहीं करेगा, परफेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट गिव्स मी द रिलेशनशिप बिटवीन द रैट एंड डॉग, यानी कि कोई भी रैट डॉग को टच नहीं करेगा, परफेक्ट। बट व्हेन आई कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स, नो रिलेशनशिप इज गिवन बिटवीन द कैट एंड डॉग। अब इसको हम एक देसी भाषा में समझते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि कैट रैट को टच नहीं करेगा, यानी कि कैट रैट का दुश्मन है, एनिमी है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि रैट डॉग को टच नहीं करेगा, यानी कि रैट डॉग का एनिमी है। कैट रैट का एनिमी, रैट डॉग का एनिमी। तो व्हाट अबाउट कैट एंड डॉग? दे कैन बी एनिमीज, दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी अननोन्स। सो कैट एंड डॉग के बीच में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है ना। क्या पता वो दोस्त हो, क्या पता वो दुश्मन हो, क्या पता वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो।
So these are called possibilities. Now how to combine these two diagrams? Now that is an important part. मुझे पता है कि कैट रैट को टच नहीं करेगा. अब मैं सबको अलग अलग कलर देता हूं. लेट अस से ये है कैट, इसने रैट को टच नहीं करना, तो लेट अस से दिस रिप्रेजेंट्स रैट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज रैट, नो रैट्स आर डॉग्स, कोई भी रैट डॉग को टच नहीं करेगा. नाउ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट डॉग इज कि डॉग ने रैट को टच तो नहीं करना है, सो डॉग कैन बी हियर. मगर डॉग कैट को तो टच कर सकता है, कैन बी हियर. डॉग कैट के अंदर भी तो हो सकता है. ये वाला सर्कल जहां मर्जी हो, कंडीशन ये है कि ये वाला सर्कल रैट को टच नहीं करना चाहिए. डॉग ने रैट को टच नहीं करना, बाकी जहां मर्जी टच कर ले, पॉसिबिलिटीज. इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटीज वाला वेन डायग्राम, कॉम्बो वेन डायग्राम. बेस्ड ऑन दीज डायग्राम्स कंक्लूजन्स देखते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन सेज कोई भी रैट कैट को टच नहीं कर सकता. क्या ये सही है? रैट ने कैट को टच तो नहीं किया, एकदम सही है. सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? नो डॉग्स आर रैट्स, यानी कि कोई भी डॉग डी आर को टच नहीं करेगा. डी आर को टच नहीं करेगा किसी भी केस में, एकदम सही है. थर्ड कंक्लूजन, नो सी आर डी, यानी कि कोई भी सी डी को टच नहीं कर सकता. लेकिन यहां पर तो सी ने डी को टच कर दिया, तो ये गलत है. नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है? नो डी आर सी, कोई भी डॉग कैट को टच नहीं कर सकता. लेकिन डॉग ने तो कैट को टच कर दिया इस वाले पार्टिकुलर केस में, तो फिर ये भी गलत है. सो आई वुड से कि कंक्लूजन नंबर C1 एंड C2 आर करेक्ट, एंड C3 एंड C4 आर रॉन्ग. समझ गए? दो कंक्लूजन सही मिले, दो गलत मिले. तो यहां से रूल्स को हम एक और एडिशन करते हैं. हम लोगों ने सेकंड रूल सीखा था कि नो का मतलब टच नहीं करने का. हम लोगों ने एक रूल और सीख लिया जाने अनजाने. रूल नंबर 3 वो ये कहता है कि इवन अ सिंगल केस कैन प्रूव एनी कंक्लूजन रॉन्ग. यानी कि कोई भी सिंगल केस अगर किसी भी कंक्लूजन के अगेंस्ट चला जाए, तो वो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है. नाउ दिस रूल रिक्वायर्स अनदर रीडिंग. दोबारा पढ़ते हैं. Even a single case is against a conclusion, the conclusion becomes automatically wrong. What does it mean? देखो इसी एग्जांपल से इसको लिंक करते हैं. कंक्लूजन नंबर 3 ये कहता है नो कैट्स आर डॉग्स, यानी कि सी डी को टच नहीं करना चाहिए. इस वाले केस में सी ने डी को टच नहीं किया, सही है. डी ने सी को टच नहीं किया, सही है. डी ने सी को टच नहीं किया, सही है. तीन ने सही बोल दिया और एक ने गलत बोल दिया. और अगर एक भी कंक्लूजन उसके अगेंस्ट चला जाए, एक भी केस उसके अगेंस्ट चला जाए, तो वो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है. इस एक केस ने पूरे कंक्लूजन को गलत करा दिया. यानी कि इवन इफ ए सिंगल केस इज अगेंस्ट द कंक्लूजन बिकम्स रॉन्ग. जब तक सारे केसेस उसको करेक्ट नहीं बोलेंगे, तब तक वो कंक्लूजन करेक्ट नहीं होगा. एक ने भी गलत बोल दिया तो वो गलत है. यही C4 के साथ हुआ. कोई भी डॉग रैट कैट को टच नहीं करेगा, बहुत सारे केसेस में नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक भी केस में कर दिया तो वो गलत है. इवन अ सिंगल केस इज सफिशिएंट टू प्रूव ए कंक्लूजन रॉन्ग. यही कहता है हमारा रूल नंबर 3. चलिए, तो हम लोगों ने अभी दो एग्जांपल्स कर लिए हैं. पहला एग्जांपल्स हम लोगों ने किया था ऑल के ऊपर बेस्ड. सेकेंड एग्जांपल हम लोगों ने किया था नो के ऊपर बेस्ड. थर्ड एग्जांपल एक नया तरीके से समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3,
इसको हम करते हैं सम के ऊपर बेस्ड। चलिए दो स्टेटमेंट देता हूं। सम कैट्स आर रैट्स। स्टेटमेंट नंबर 2, सम रैट्स आर लायंस। हंसने का नहीं, अगर स्टेटमेंट में लिखा है तो सही है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम लायंस आर रैट्स। सेकेंड कंक्लूजन, सम रैट्स आर कैट्स। थर्ड कंक्लूजन, सम कैट्स आर लायंस। फोर्थ कंक्लूजन, some lions are rats. दो स्टेटमेंट्स, चार कंक्लूजन्स। सॉल्यूशन वही वेन डायग्राम्स। चलो देखें कैसे हेल्प कर सकता है वेन डायग्राम यहां पर हमारी। फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेशन देता है कैट एंड रैट के बीच में। सम कैट्स आर रैट्स। अब सम का क्या मतलब है, ये तो मैं आपको रूल्स में लिख के ही बताता हूं कि जब भी आप लोगों को ये सम दिख जाए, इसका एक मतलब नहीं, इसके दो मतलब है। चलो देखें। लेट अस से मैं स्टेटमेंट देता हूं सम टाइगर्स आर जेब्रास। वेरी फनी स्टेटमेंट। सम टाइगर्स आर जेब्रास। इसको हम वेन डायग्राम में दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तरीका नंबर 1 यानी कि रिप्रेजेंटेशन नंबर 1, टाइगर्स का कुछ पोर्शन जेब्रा के पास है। लेट अस से ये पूरा का पूरा प्लॉट, ये पूरा का पूरा एरिया टाइगर का है। स्टेटमेंट कहती है कि टाइगर्स का सम पोर्शन जेब्रा ले गया, टाइगर का कुछ पोर्शन उठाकर जेब्रा को दे दिया। ये रहा वो सम पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी स्टेटमेंट को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। रिप्रेजेंटेशन नंबर 2, अगेन वापस ये टाइगर का प्लॉट है, इसमें से सम पोर्शन जेब्रा को दे दिया। ये लीजिए, क्या फर्क है इन दोनों में। टाइगर ने अपने प्लॉट का कुछ पोर्शन जेब्रा को दिया है। पहले वाले केस में वो जो कुछ पोर्शन दिया ना, वो कॉर्नर से निकाल के दे दिया, और सेकंड वाले में अपने बीच में से निकाल के दे दिया, दिल का टुकड़ा निकाल के जेब्रा को दे दिया। दोनों ही केसेस में, आई एम रिपीटिंग, दोनों ही केसेस में टाइगर का प्लॉट बड़ा था और उसमें से कुछ पोर्शन जेब्रा को दिया। या तो वो बीच में से कुछ काट कर दे दे, या वो कॉर्नर से काट कर दे दे। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जेब्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही केसेस इस सम वाले केस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला वाला केस है ना, इसको मैं क्या नाम देता हूं? लेटर से इसको मैं नाम देता हूं कि इसने कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन कर दिया, है ना, कॉर्नर वाला पोर्शन दे दिया। लेटर से इट कॉर्नर वाला पोर्शन। एंड सेकंड वाले को मैं देता हूं इनसाइड, यानी कि अपने बीच में से कुछ पोर्शन दे दिया। इसको हम नाम दे देते हैं मिडल। सम टाइगर्स आर जेब्रास। टाइगर के पास एक बहुत बड़ी जगह थी, जेब्रा कुछ मांगने आई, तो या तो टाइगर अपना कोने से निकाल के कुछ पोर्शन उसको दे सकता है, जो कि रिप्रेजेंटेशन 1 में रिप्रेजेंट किया, या फिर अपने बीच में से, मिडल में से कोई पोर्शन निकाल कर उसको दे सकता है। सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारे सम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रूल को यूज करते हुए हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से सम कैट्स आर रैट्स, यानी कि कैट्स का कुछ पोर्शन रैट ले गया। ये है आपकी पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है सम रैट्स आर लायंस, यानी कि रैट्स का कुछ पोर्शन लायंस ले गया। बट व्हेन आई कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स, आप देखेंगे पहली स्टेटमेंट में रिलेशन सी एंड आर के बीच में दिया है,
सेकंड में रिलेशन आर एंड एल के बीच में दिया है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो कैट्स एंड लायंस के बीच में तो रिलेशन देना भूल ही गए, isn't it? तो यहां पर बनते हैं केसेस, यानी कि यहां पर बनती हैं पॉसिबिलिटीज। ये तो हम सेकंड एग्जांपल में देख ही चुके हैं। अब ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो देखो। पॉसिबिलिटी नंबर वन, कैट्स और रैट के बीच में कुछ पोर्शन तो कॉमन है। लेट अस से ये है कैट्स, ये है रैट्स। सेकंड कहता है कि रैट का कुछ पोर्शन लायन के पास, लायन को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। रैट्स का कुछ पोर्शन लायन, ये भी पॉसिबिलिटी है। रैट्स का कुछ पोर्शन लायन, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये सारे ब्लू कलर लायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हुआ क्या, रैट ने अपना कुछ पोर्शन लायन को दे दिया। आप देखेंगे हर केस में पिंक का कुछ पोर्शन ब्लू लेके जा चुका है। क्योंकि सी एंड एल, कैट एंड लायन के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया था, तो मैंने केसेस बना लिए कि भैया टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दोबारा से देखो स्टेप बाय स्टेप। पहला रिप्रेजेंटेशन, सम कैट्स आर रैट्स। लेट अस से ये है कैट्स, कुछ पोर्शन ले गया इसका रैट्स। नेक्स्ट, सम रैट्स आर लायंस। रैट्स का कुछ पोर्शन ले गया लायंस। लायंस को ये वाला पोर्शन दे देते हैं, ये वाला पोर्शन दे देते हैं, ये वाला पोर्शन दे देते हैं, ये वाला पोर्शन दे सकते हैं, ये वाला पोर्शन दे सकते हैं। ये सभी के सभी पोर्शन लायन को दे सकते हैं, क्योंकि सारे रैट के ही तो पार्ट है। तो ये बन गए बच्चे आपके सारे पॉसिबिलिटीज वाले केसेस। ऑल पर्पल कलर्स रिप्रेजेंट लायंस। अब एज पर रूल नंबर 3, एक भी केस किसी कंक्लूजन के अगेंस्ट हो गया तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन वही सही होगा जिसको हर केस सही बोलेगा। देखें, पहला कंक्लूजन, क्या हर केस में एल आर को टच कर रहा है? हाँ, हर केस में एल आर को टच तो कर रहा है, ये एकदम सही है। सेकंड कंक्लूजन, क्या हर केस में आर सी को टच कर रहा है? आर सी को तो हर केस में टच कर रहा है, तो ये भी एकदम सही है। थर्ड कंक्लूजन, क्या हर केस में सी एल को टच कर रहा है? देखो, सी एल को टच कर रहा है, बिल्कुल सही। सी एल को टच कर रहा है, बिल्कुल सही। दो ने तो सच बोल दिया, लेकिन इसने बोला कि भैया मैं तो नहीं कर रहा, इसने बोला मैं भी नहीं कर रहा, और एक केस काफी है उसको गलत प्रूव करने के लिए। ये तो आप समझ चुके हैं। चलो नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। क्या हर केस में एल आर को टच कर रहा है? ये मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ सेम लिख दिया है, चेंज करते हैं, छोटा सा चेंज। सम लायंस आर कैट्स लिख देते हैं। चलो लेट्स से क्या फर्क आएगा इससे। नाउ चेक इट आउट। क्या हर केस में एल सी को टच कर रहा है? एल सी को दो केस में तो टच कर रहा है, लेकिन दो केस में नहीं कर रहा है, और एक केस काफी है उसको गलत प्रूव करने के लिए। सो इन दिस पार्टिकुलर सिनेरियो मैं कहूंगा कि कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 आर करेक्ट, एंड कंक्लूजन नंबर 3 एंड 4 आर रॉन्ग। कंक्लूजन वही सही होगा जिसको हर केस सही बोलेगा। एक भी केस ने गलत बोल दिया तो वो कंक्लूजन गलत। ठीक, आई एम श्योर ये रूल्स आप लोगों को समझ आ रहे हैं। कुछ कुछ रूल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, रूल्स अभी बहुत सारे हैं। लेट अस लर्न मोर रूल्स इन डिटेल्स। जगह बना ली जाए। कुछ रूल्स बनते हैं आपके ईदर वाले केसेस पर।
क्या है ये ईदर वाला केस, इसको भी समझ लो। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। लेट अस से आपने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। एंड एग्जाम्पल नंबर 5, आप लोगों ने एक डाइस को रोल किया। इन दोनों एग्जांपल्स को पैरेलली देखते हैं। पहली स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, चलो ये तो स्टेटमेंट था, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। पहला कंक्लूजन मैं आपको देता हूं, हेड कम्स। ध्यान से सोच के बताओ कि क्या ये कंक्लूजन सही है। स्टेटमेंट है मैंने कॉइन को टॉस किया। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि जैसे ही हमने कॉइन को टॉस किया हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। ये शोले वाला कॉइन थोड़ी है कि एक ही आए हर बार। ये एक्चुअल कॉइन है, इट्स अ फेयर कॉइन, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पहला कंक्लूजन मैंने लिख दिया कि हेड कम्स। अब बिलीव मी बच्चे, ये सही नहीं है, क्योंकि हेड आए कोई गारंटी नहीं है, टेल भी तो आ सकता है। तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन मैं कहता हूं कि टेल कम्स। क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि टेल आए कोई गारंटी नहीं, हेड भी तो आ सकता है। समझ गए? अब मैं आपको थर्ड कंक्लूजन देता हूं। ये कहता है कि इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस। इस कंक्लूजन का क्या मतलब है? कंक्लूजन नंबर 3 ये कहता है कि या तो 1 या तो 2, इनमें से एक हमेशा सही होगा। एनीवन। अब ये तो एकदम सही है कि जैसे ही मैंने कॉइन को टॉस किया मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिक्का खड़ा हो जाए, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मूवीज में होता है लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 100 बार उछाल कर देख लो। हेड कम्स कोई गारंटी नहीं, टेल आ सकता है। टेल कम्स कोई गारंटी नहीं, हेड आ सकता है। लेकिन इधर हेड और टेल ये एकदम सही है कि इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। तो ये है बच्चे इधर वाले केसेस। एक एग्जांपल और करते हैं राइट साइड पे। मैंने एक डाइस को रोल किया। पहला कंक्लूजन मैं आपको देता हूं, इवन नंबर कम्स। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? जरूरी थोड़ी ना है। जब मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो मेरे पास नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एनी ऑफ दीज नंबर्स कैन कम। पहला कंक्लूजन कहता है कि इवन ही आएगा, हमेशा 2 4 6 ही आएंगे। जरूरी नहीं है, उनके अलावा कुछ और भी तो आ सकता है। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? ओड नंबर कम्स। क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत, क्योंकि ओड नंबर आए ये भी जरूरी नहीं, इवन भी तो आ सकता है। सो लेट मी ब्रिंग यू थर्ड कंक्लूजन विच सेज either conclusion number 1 or conclusion number 2 follows। क्या ये सही है? कंक्लूजन नंबर 1 कहता है कि इवन, कंक्लूजन नंबर 2 कहता है कि ओड, यानी कि इवन या ओड में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। ये एकदम सही है कि इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो पक्की। डाइस को रोल करो, या तो इवन नंबर या तो ओड नंबर, इसके अलावा तो कोई नंबर आने से रहा। सो दिस एग्जांपल मेक्स अ पिक्चर ऑफ दिस ईदर मोर क्लियर। क्या समझे? दो रूल्स और समझ गए आप। अब उस रूल को पेन डाउन करते हैं। ईदर वाले केस में क्या करना है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, अगर दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं तो चेक ईदर। हमेशा ईदर को आप हमेशा चेक करते हैं।
देखो यही तो किया हमने। कंक्लूजन नंबर 1 गलत था, कंक्लूजन नंबर 2 गलत था, तो हमने ईदर को जरूर चेक किया। कंक्लूजन नंबर 1 गलत था, कंक्लूजन नंबर 2 गलत था, तो हमने ईदर को जरूर चेक किया। यानी कि अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए ना, तो उन दोनों के बीच में ईदर को जरूर चेक कर लेना। एक और रूल ये कहता है कि आप ईदर को सिर्फ और सिर्फ तभी चेक करते हैं, ओनली इफ बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। अब आप बोलोगे सर ये दोनों स्टेटमेंट आपने सेम ही लिख दी। जी नहीं, दोनों में फर्क है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर दोनों गलत हैं तो ईदर को जरूर चेक करोगे। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि आप चेक तभी करोगे अगर दोनों गलत हैं। यानी कि अगर दोनों कंक्लूजन में से एक भी करेक्ट हो जाए ना, तो वो आप उनके बीच में इधर नहीं लगाते हो। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 अगर सही हो जाए और 2 गलत हो जाए तो मैं इनके बीच में इधर कभी चेक नहीं करूंगा। इधर मैं तभी चेक करूंगा अगर दोनों इंडिविजुअली गलत हो। यानी कि इधर इज ऑलवेज चेक्ड ओनली एंड ओनली व्हेन बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। अगर दोनों कंक्लूजन्स गलत है तो ही इधर चेक करें, वरना नहीं। ठीक, ये आपका एक और रूल तैयार है। चलो कुछ रूल्स और बताता हूं आपको, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। कुछ बहुत ही कातिल क्वेश्चंस होते हैं सम एंड नॉट वाले। लेट अस कॉल इट एग्जांपल नंबर 6। सम ए आर नॉट बी। ये सम एंड नॉट बड़े कातिल क्वेश्चंस होते हैं। ये है आपका पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए। डोंट वरी, इनके एग्जांपल्स आप मेरी अलग से एग्जांपल नंबर वाली वीडियो में देख सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। पहला कंक्लूजन कहता है कि ए का कुछ पोर्शन बी के पास नहीं है। इसका हिंदी वर्जन तो यही हुआ ना, सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ पोर्शन बी के पास नहीं है। सेकंड कंक्लूजन सेज कि बी का कुछ पोर्शन ए के पास नहीं है। ये दोनों सेम थोड़ी है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जरूर है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से एनी वन इज ऑलवेज करेक्ट एंड द अदर वन इज ऑलवेज रॉन्ग। गोल्डन रूल है, बहुत ध्यान से समझो इसको। रूल के तरीके से लिखते हैं इसको आप। अगर आपको कोई भी कंक्लूजन में ऐसा मिल जाए, एक कंक्लूजन कहता है कि सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, और एक कंक्लूजन ऐसा मिल जाए कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम डॉग्स आर नॉट रैट्स, सम रैट्स आर नॉट डॉग्स, तो इनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होता है और दूसरा ऑटोमेटिकली गलत होता है। यानी कि दोनों सही हो ये कभी नहीं हो सकता, दोनों गलत हो ये कभी नहीं हो सकता। एक हमेशा सही, दूसरा हमेशा गलत। ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल सम एंड नोट वाले केसेस में। कुछ और रूल्स देखें। अभी रूल्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी सिलोग्स खत्म नहीं हुआ है। देखो, सम मोर रूल्स। एग्जाम्पल नंबर 7 बोलते हैं इसे हम। अगेन आई एम टॉसिंग ए कॉइन, और जैसे कॉइन को टॉस किया मुझे पता है कि हेड या टेल में से एक आना है। मैं कंक्लूजन बोलता हूं हेड कम्स। हमें पता है कि ये गलत है, जरूरी नहीं कि हेड आएगा, टेल भी तो आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा सा मॉडिफाई कर दूं, हेड मे कम, अब ये सही हो गया। यानी कि हेड आएगा ये गलत है, हेड आ सकता है
ये सही है। एक और एग्जांपल देता हूं। एक कंक्लूजन मैं लिखता हूं टेल कम्स, ये गलत है। टेल आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टेल माइट कम, ये सही है। दोनों का फर्क समझो। एक कहता है हेड कम्स, यानी कि श्योरिटी दे रहा है कि होगा ही होगा, नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। और एक कहता है कि हेड मे कम, यानी कि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, श्योरिटी गलत है कि होगा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सही है, हां हो सकता तो है। तो यही हमारा नेक्स्ट रूल है। जब भी आपको पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस मिले, नॉर्मली पॉसिबिलिटी कभी भी ना आपको स्टेटमेंट में नहीं मिलती, पॉसिबिलिटी मिलती है हमेशा कंक्लूजन्स में। पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? आपको मे दिख सकता है, आपको माइट दिख सकता है, आपको कैन दिख सकता है, आपको कुड दिख सकता है, या फिर पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी वर्ड ही लिखा जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हेड माइट कम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हेड कम्स। तो इस वाले केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हैं इसको ऑलमोस्ट ऑलवेज करेक्ट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं, यानी कि ये एक गलत कंक्लूजन को भी, रॉन्ग कंक्लूजन को भी करेक्ट कर सकते हैं। आपका कंक्लूजन गलत हो रहा है, लेकिन मैंने बीच में मे लगा दिया, माइट लगा दिया, कैन लगा दिया, कुड लगा दिया, पॉसिबिलिटी लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। वही तो हुआ अभी। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मैंने एक कंक्लूजन लिखा कि हेड कम्स, वो गलत है, और मैंने एक कंक्लूजन लिखा कि हेड माइट कम, ये सही है। तो ये पॉसिबिलिटी वाले केस ना कई बार गलत कंक्लूजन को भी सही कर देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं बेटर पिक्चर के लिए। एग्जांपल नंबर 8, मैंने एक डाइस को रोल किया। अब जैसे डाइस को रोल किया, मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। पहला कंक्लूजन मैंने बोला कि 1 कम्स, जी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है। सेकेंड कंक्लूजन मैंने लिखा कि 1 मे कम। अब ये सही हो गया, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि आ सकता है, आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन आ सकता है ये पक्का है ना। ये है पॉसिबिलिटी वाला केस। इसने पहले वाले गलत कंक्लूजन को भी सही कर दिया इस पार्टिकुलर वर्ड ने। इंपॉर्टेंट थिंग, इसका यूज देखें। देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए, सभी एग्जांपल्स को समझते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 यहां पर गलत था, नो कैट्स आर डॉग्स। अब मैं ये लिख दूं कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नो कैट्स आर डॉग्स, या फिर ऐसा लिख दो नो कैट्स, या नो कैट्स कैन बी डॉग्स। कोई भी कैट डॉग ना हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अब ये ऑटोमेटिकली सही हो गया। चलो इस एग्जांपल को यहां पे भी समझ लेते हैं। थर्ड कंक्लूजन में मैंने लिखा था सम कैट्स आर लायंस, यानी कि जरूरी है कि कुछ कैट लायंस हो। जी नहीं, इसने बोला कि नहीं, इसने भी बोला कि नहीं, तो ये गलत हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा सम कैट्स कैन बी लायंस, इसका क्या मतलब है कि क्या कोई ऐसा एक पार्टिकुलर केस है जिसमें सारे के जिसमें कैट लायन को टच कर रहे हैं? क्या किसी एक केस से भी कैट लायन को टच कर रहा है? देखो, इस पार्टिकुलर केस में टच कर रहा है, इस पार्टिकुलर केस में भी टच कर रहा है, और एक भी केस में टच कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। यानी कि
पॉसिबिलिटी वाले केसेस में, मैं फिर से लिखता हूं, पॉसिबिलिटी वाले केसेस में इवन अ सिंगल केस कैन प्रूव अ कंक्लूजन करेक्ट। ये आपके रूल नंबर 3 से मिलता जुलता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि सिंगल केस काफी है कंक्लूजन को गलत प्रूव करने के लिए। रूल नंबर लास्ट ये कहता है कि एक सिंगल केस काफी है कंक्लूजन को करेक्ट करने के लिए। पॉसिबिलिटी ये है कि एक भी केस उसके फेवर में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी के केस में एक भी केस काफी है कंक्लूजन को करेक्ट करने के लिए। एक भी फेवर में हो गया तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। ध्यान से देखो इसे, ये है आपके रूल्स। लेट्स काउंट देम आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रूल्स। सो आई मस्ट राइट देम डाउन कि हम लोगों ने 9 रूल्स नहीं, 9 गोल्डन रूल्स पढ़ लिए हैं। ये गोल्डन रूल्स अगर आप समझ गए तो सिलोजिज्म्स वाले क्वेश्चंस में तो आपका बहुत इजीली बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब इजीली आप क्वेश्चंस कर लेंगे। फटाफट से रूल्स को दोबारा समझते हैं। ऑल का मतलब इनसाइड है, नो का मतलब टच नहीं करने का, सम के दो मतलब है, या तो कॉमन या तो कॉर्नर से पोर्शन, या इनसाइड बीच में से पोर्शन। एक केस काफी है कंक्लूजन को गलत प्रूव करने के लिए अगर वो उसके अगेंस्ट चला जाए। दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो आप चेक इधर इधर को जरूर चेक करेंगे, और इधर को तभी चेक करेंगे अगर दोनों गलत है। एक भी सही हो जाए तो इधर को चेक करने की जरूरत नहीं है। सब में नोट वाले केस में एक हमेशा सही दूसरा हमेशा गलत, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते, एक सही एक गलत। आपने सही वाला ढूंढ लिया दूसरा ऑटोमेटिकली गलत, या गलत वाला ढूंढ लिया दूसरा ऑटोमेटिकली सही। पॉसिबिलिटी मे माइट कैन कुड, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज करेक्ट। इनको गलत प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इवन ए सिंगल केस भी उसके फेवर में चला गया तो फिर वो सही है पॉसिबिलिटी वाले केसेस में। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने 9 गोल्डन रूल्स और सिलोक्स। हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स कर लिए हैं। कौन कौन से हमने टाइप्स किए हैं एक बार फटाफट से मैं आपको रिकैप कर देता हूं। द टाइप्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, हमने ऑल वाले कॉन्सेप्ट किया है, नो वाला कॉन्सेप्ट किया है, हमने सम वाला कॉन्सेप्ट किया है। मैंने कुछ कुछ आइडिया आपको सम एंड नोट वाला भी दे दिया है, कुछ कुछ आइडिया मैंने आपको पॉसिबिलिटीज वाला भी दे दिया है, एंड कुछ कुछ आइडिया मैंने आपको ईदर वाला भी दे दिया है। ऑल, नो, सम एंड नोट, पॉसिबिलिटीज एंड ईदर। इसके अलावा आपको कोई टर्म नहीं दिखेगी। यही 6 टर्म्स हैं। ऑल सिलोग्स आर बेस्ड ऑन दिस 6 टर्म्स, बट द थिंग इज आपको कभी भी ना स्टेटमेंट में सभी टाइप का एक क्वेश्चन नहीं मिलता। हम इसको बोलते हैं 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सिलोग्स। आपको ना कभी भी एक क्वेश्चन में एक ही टाइप नहीं मिलता। एवरी क्वेश्चन इज मिक्स्ड, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस टाइप्स। क्या मतलब कि पहले स्टेटमेंट ऑल पर बेस्ड हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट सम पर बेस्ड हो जाएगा, पहला कंक्लूजन नो पर बेस्ड हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन मे बी पॉसिबिलिटी पर बेस्ड हो जाए, थर्ड कंक्लूजन मे बी ईदर पर बेस्ड हो जाए। यानी कि आपको हमेशा मिक्स ब्रीड मिलती है क्वेश्चंस में। सिर्फ एक ही ब्रीड का क्वेश्चन मिले इतनी अच्छी किस्मत आपकी भी नहीं है और ना कभी मेरी रही है अपनी लाइफ में। सो किस्मत को मारो गोली, टैलेंट पे जाओ। हमेशा मिक्स्ड यानी कि कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। तरीका वही रहेगा, रूल्स वही रहेंगे, मेथड वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा। बिफोर यू लीव आई मस्ट रिकमेंड कि इस वीडियो को एक बार दोबारा फटाफट से देखना जरूर बनता है। किसी भी तरीके से सिलोग्स आसान टॉपिक नहीं है, इसको आसान समझने की गलती ना करें।
And with that, this is Rajiv Kharbanda signing off for the day. I am putting a separate video on practice questions of this type. Please वो जरूर देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो बनता है. Don't forget to practice. Take care, guys. Thank you, everyone.